everyone. In today's video, we will discuss about process state diagram. Okay, so basically सबसे पहले प्रोसेस हम समझे प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस सबको पता है, अगर कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में जाता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं. ओके, अब प्रोग्राम आपको पता है, कोई भी प्रोग्राम सिंपली जैसे लेट अस सपोज आपके पास कोई कोड है, किसी भी चीज़ का कोड है, सम ऑफ टू नंबर्स या कोई भी कोड है, तो वो भी क्या होता है, आप एक प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं. जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है. तो सिंपल से जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन में जाता है तो हम उसे प्रोसेस बोलते हैं. ऐसे ही आपके पास ये तो सिंपल कोड है, और भी जितनी प्रोसेस होती है, लेट अस सपोज आपने कोई एप्लीकेशन खोला, कुछ भी खोला, ये सारे क्या होते हैं, आपके प्रोसेस होते हैं. तो अब प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेट से जाना होता है, वो हम सब इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अब लेट अस सपोज सबसे पहले, अब इसमें भी आपको 2-3 टाइप्स के, मतलब प्रोसेस के 2-3 टाइप्स हो सकते हैं कंप्लीशन के. ओके, सबसे सिंपल जो एग्जीक्यूशन का उसका प्रोसेस होता है, किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का जो सिंपल फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि वो अपने न्यू, रेडी, रन और टर्मिनेशन स्टेट से जाएगा. ठीक है, ये उसके कोई भी, अगर आप मतलब कोई भी प्रोसेस ले, सिंपल कोई भी प्रोसेस ले, तो उसको कम से कम इन 4 स्टेट से तो जाना ही होता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है, अगर उसे एग्जीक्यूशन होना है, उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना है, उस प्रोसेस का, तो उसे सिंपली 4 स्टेट से तो जाना ही होगा. ठीक है, वो कौन से स्टेट्स है, न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेशन. ओके, ये सिंपल बेसिक स्टेट्स हैं. ठीक है, फिर इसमें हम और चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी प्रोसेस को लेट अस सपोज इनपुट आउटपुट चाहिए तो उसे किसी वेट ब्लॉक स्टेट से जाना पड़ेगा. ऐसी तरीके और भी क्या क्या मतलब स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस स्टेट्स हैं, जो प्रोसेस को जिनसे जाना पड़ता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पहले सिंपल, अगर कोई हमारे पास सिंपल से कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिंपल से प्रोसेस है, तो उसको कैसे वो एग्जीक्यूट होती है, किन स्टेट से वो जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी प्रोसेस है. ठीक है, अभी हम यहाँ से कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या है, अभी जो हमारा न्यू स्टेट होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जो न्यू स्टेट होता है वो हमारा कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है. आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी होती है. ठीक है, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाता है तो उसे प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है. वैसे वो रिसाइड सेकेंडरी मेमोरी में करती है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी का कम होता है. तो हम सारी प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में नहीं रख सकते. जो प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना होता है हम उसे प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी सारे प्रोग्राम्स हैं, जो हम बोल सकते हैं, वो हमारे कहाँ रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं. ठीक है, तो न्यू स्टेट जो है हम बोल सकते हैं कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में. अब यहाँ से क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो क्रिएट होती है. ठीक है, यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से अब प्रोसेस जो आपकी है वो क्रिएट होगी. ठीक है, वो क्रिएट होगी और अब जाके वो आपके रेडी क्यू में आएगी, जब वो एक प्रोसेस बन जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ से कोई भी प्रोसेस क्रिएट हुई और वो आपकी कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में जाती है. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो प्रोसेस है इसको न्यू स्टेट से रेडी स्टेट पे कौन लेके जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, शेड्यूलर्स ये काम करते हैं. मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम यहीं पे समझेंगे शेड्यूलर्स का भी. तो उसको हम बोलते हैं LTS, दैट इज योर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और हम उसे और भी क्या बोलते हैं, जॉब शेड्यूलर. ठीक है, लॉन्ग टर्म और जॉब शेड्यूलर, क्योंकि क्या कर रहा है कि ये जॉब्स को शेड्यूल कर रहा है रेडी क्यू में. किन जॉब्स को, प्रोसेस को, डिफरेंट प्रोसेस को. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये क्या करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बस एक ही प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजेगा. ये क्या करता है, मल्टीपल प्रोसेस को रेडी स्टेट में भेजता है. रेडी स्टेट में रेडी क्यू होती है जिसमें आपके डिफरेंट प्रोसेसेस रिसाइड करती है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो, अभी हम एक प्रोसेस का समझेंगे. सबसे पहले यहाँ से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने न्यू स्टेट में क्या करा, प्रोसेसेस क्रिएट हुई और इसने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उन प्रोसेस को रेडी क्यू में भेजा. ठीक है, तो एक प्रोसेस सबसे पहले न्यू से क्रिएट होकर रेडी स्टेट में गई. ठीक है, अब जब हमारी प्रोसेस यहाँ पे आती है तो हमारे पास क्या आती है, मल्टीपल प्रोसेस आती है. ठीक है, अब लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे P1, P2, P3 सब प्रोसेसेस आ चुकी है रेडी स्टेट में. अब आपको देखना है कि इन प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि
जो हमारा रन स्टेट है इसमें क्या है कि हमारा CPU क्योंकि एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अभी क्योंकि यूनी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनी प्रोसेसर में क्या है कि एक टाइम पे एक ही जो जॉब होगी, एक ही प्रोसेस होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर यही आपका मल्टी प्रोसेसर होता तो आप एक से ज़्यादा प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट हम यहाँ पे यूनी प्रोसेसर का ही समझ रहे हैं सिस्टम, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेसिक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमें रेडी क्यू से किसी जॉब को रन स्टेट में भेजना है, CPU के पास भेजना है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका STS डेट इज योर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, क्योंकि अब किस जॉब को भेजना है वो भी तो कोई डिसाइड करेगा। तो ये यहाँ पे आपके मल्टीपल प्रोसेस, यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो इनमें से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जॉब या जो पहले आई, मतलब वो सब एक पैरामीटर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि CPU शेड्यूलिंग में कि किस हिसाब से डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होती हैं जिस बेसिस में डिसाइड होता है कि पहले कौन सा प्रोसेस CPU में जाएगा। ओके, वो हम लेटली डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करेगा, आपके रेडी स्टेट से प्रोसेस को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक करेगा और वो रन स्टेट में भेजेगा, ठीक है। तो आपकी एक प्रोसेस थी, लेट अस सपोज उसने P1 को चूज़ किया, वो आपके रन स्टेट में गई और सिंपल से वो उसको सिर्फ CPU चाहिए था, CPU चाहिए था अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट हुई और फिर से वो टर्मिनेशन स्टेट में गई, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक सिंपल प्रोसेस थी, इसने सिर्फ 4 स्टेट से गई। सबसे पहले न्यू में क्रिएट होके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसे रेडी स्टेट में लेके आया, रेडी स्टेट से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको आपके, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को आप CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये CPU को प्रोसेस एलोकेट कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से आके, और जैसे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में था न्यू स्टेट, तो जो आपका रेडी स्टेट होता है ये कहाँ है, मेन मेमोरी, क्योंकि वो कहाँ लेके आएगा, मैंने बताया था प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होती है वो मेन मेमोरी में होती है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी से आपको मेन मेमोरी में लेके आता है, रेडी स्टेट में लेके आता है, यहाँ पे ये मेन मेमोरी में लेके आया और यहाँ पे फिर से ये एग्जीक्यूट हुई, जैसे प्रोसेस रन में एग्जीक्यूट हुई फिर वो लास्ट में टर्मिनेट हो गई, प्रोसेस खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, एक सिंपल प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, इस तरीके से चारों स्टेट में डाल। तो ये थी आपकी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट चाहिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर। लेट अस सपोज कोई प्रोसेस है, उसके शेड्यूल में क्या है कि उसे प्रिंट भी करना है, उसे प्रिंटर यूज़ करना है, तो वो क्या है इनपुट डिवाइस उसे यूज़ करना है। तो अब क्या हुआ, अब लेट अस सपोज वो प्रोसेस आई आपकी, न्यू से आई, रेडी में STS CPU शेड्यूलर ने उसको रन में करा, ठीक है, रन स्टेट में भेजा। अब उसने जो उसका CPU वाला टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट करा प्रोसेस ने, लेकिन क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट भी परफॉर्म करना था तो वो टर्मिनेशन में नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो कहाँ आएगी आपके, वो आती है आपके वेट और ब्लॉक स्टेट में। तो अभी आपके पास 4 स्टेट थे, अभी आपका एक और स्टेट बढ़ गया, ठीक है। आपको इस डायग्राम से कुछ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको लास्ट में पूरा इसको एक बार रिवाइज कराऊंगी तो आपको सब लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस अभी आपने क्या करा कि सिंपल न्यू रेडी रन टर्मिनेशन, ठीक है, प्रोसेस क्रिएट हुई, न्यू मतलब क्रिएट हुई, रेडी में सारी प्रोसेस आई, उनमें से सेलेक्ट हो गई, एक रन में गई और एक कंप्लीट हुई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। अब हमारा क्या आया था सेकेंडली कि हमें एक और प्रोसेस आई है जिसको एक इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है। तो अब इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए वो क्या आती है, वो आपने वेट और ब्लॉक स्टेट में जाती है, ठीक है। तो वो प्रोसेस आई, उसने लेट अस सपोज जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, प्रिंटर चाहिए था, जो भी इनपुट आउटपुट करना था इसका उसने परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रोसेस एक बार रन स्टेट से वेट और ब्लॉक में आती है तो ऐसा नहीं कि इनपुट आउटपुट करने के बाद वो वापस फिर से रन स्टेट में जाएगी। रन स्टेट में जो टास्क है भेजने का वो किसका है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका यहाँ पे है। तो इसलिए जब भी प्रोसेस अगर इसने इनपुट आउटपुट भी कंप्लीट कर लिया तो वो क्या जाएगी, आपके रेडी स्टेट में जाएगी, इनपुट आउटपुट उसने कंप्लीट किया वो रेडी में जाएगी। अब आपका STS शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से शेड्यूल करेगा, फिर जब वो उसको फिर से रन स्टेट में भेजेगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी कोई टास्क अगर वेट ब्लॉक में आई है तो वो डायरेक्टली कभी भी रन में नहीं जाएगी, वो पहले रेडी में जाएगी, फिर रेडी से उसे ये शेड्यूल करेगा STS, फिर वो रन में जाएगी। अब वो फिर से रन में गई, उसने देखा कि उसने CPU ने उसका सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो वो फिर से कंप्लीट हो गया आपके टर्मिनेशन स्टेट में पहुंचेगी, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा, जब उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए था प्रोसेस को, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे जब प्रोसेसेस को क्या चाहिए, या प्रायोरिटी बेस प्रोसेसेस आ रही है, ठीक है, प्रायोरिटी बेस है या टाइम क्वांटम, इस तरीके से जो प्रोसेस आ रही हैं वो
इस कैटेगरी के, तब कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले वो प्रोसेस क्रिएट होंगी, ठीक है। प्रोसेस क्रिएट होके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उन्हें रेडी स्टेट में लेके आएगा। रेडी स्टेट से अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसी प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि उसने कोई प्रायोरिटी बेस्ड, यहाँ पे P1 P2 तो 3 आई थी, ये प्रायोरिटी बेस्ड आई, जैसे कि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसकी लोएस्ट है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, P1 को रनिंग स्टेट में देगा, ठीक है। तो इसने रेडी P1 को रन स्टेट में भेज दिया, लेकिन तब तक क्या हुआ कि यहाँ से एक और प्रोसेस P4 आया जो कि हायर प्रायोरिटी है आपकी P1 से, ठीक है। तो वो फिर रेडी क्यू में आया फटाफट, लेकिन जैसे यहाँ पे कौन था, आपका P1 था, लेकिन जैसे ये हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया, इसने क्या करा, P1 को यहाँ से प्रीएम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने P1 को यहाँ पे लेके गया वापस और P4 को ये यहाँ पे लेके जाएगा, क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया। तो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया तो ये क्या करेगा, इसे प्रीएम्प्ट करेगा और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को लेके आएगा। तो अभी तक आपका क्या हुआ था, जैसे ही प्रोसेस रन में आई थी वो कंप्लीट हुई थी, सेकेंडली वो इनपुट आउटपुट में आई थी, फिर से रेडी में जाके वो कंप्लीट हुई। लेकिन अभी ये क्या हुआ कि आपकी जो P1 थी वो आधा ही प्रोसेस हुई थी, तब तक क्या हुआ कि हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आया, अब वो रन स्टेट में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि P4 आपकी रन जाएगी, हायर प्रायोरिटी थी, अगर उसे सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए, सिर्फ CPU चाहिए था, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये वापस क्या करेगा कि फिर से तब वापस आपके P1 को यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, जब आपकी प्रायोरिटी होती है, ये टाइम क्वांटम होता है। टाइम क्वांटम मतलब जैसे आपको पता है कि जो आपकी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, उसमें अगर 4 प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 और उनका टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स है, मतलब हर किसी को 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, सबको। तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे P1 आई वो 2 यूनिट चली, फिर P2 गई, P1 वापस P2 गई, फिर 2 यूनिट चली, फिर P3 गई 2 यूनिट चली। इस तरीके से भी क्या होता है, प्रोसेस प्रीएम्प्ट होती है, ठीक है। तो प्रीएम्प्ट होके फिर वो कहाँ जाती है, रेडी स्टेट में जाती है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस भी आपका पॉसिबल है, जब आपकी प्रायोरिटी है टाइम क्वांटम टाइप की प्रोसेस हो तो वो प्रीएम्प्ट होंगी, फिर से रेडी क्यू में जाएंगी, फिर रेडी क्यू इनको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने यहाँ से पिक करेगा, फिर रन में भेजेगा। जैसे ही उसका टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वो टर्मिनेट हो जाएगा। बाय द वे इनमें से कोई प्रोसेस थी जो रन में आई और फिर उसको इनपुट आउटपुट भी चाहिए था, तो वो इनपुट आउटपुट करेगा, करने के बाद वो फिर से रेडी में जाएगा और रन में जाके टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये था बहुत सिंपल से, अभी भी आपको प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या होती है, अभी हमने क्या करा था, पहले 4 स्टेट्स ली थी, फिर एक और स्टेट पढ़ाई वेट और ब्लॉक जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए थी। अब इसमें 2 और स्टेट होती है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी, ठीक है। तो ये कब यूज होती है स्टेट, ठीक है। तो ये होती है, सी लेट अस सपोज कि क्या हुआ कि आपके पास कुछ प्रोसेस आई रेडी क्यू में, रन में गई और उनका क्या था, इनपुट आउटपुट उनको चाहिए था, एक आई तो वो यहाँ पे गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे आ गई है और ये पूरा आपका ये वाला जो वेट ब्लॉक क्यू है वो पूरा फिल हो गया है। तो ये क्या करेगा, कुछ प्रोसेस को जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है या जिनका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी प्रोसेस को अपने सस्पेंड वेट में डाल देगा। और कौन डालेगा इसे, यहाँ पे आता है आपका MTS, डेट इज योर मीडियम टर्म शेड्यूलर। और ये इन प्रोसेस को कहाँ डालता है, जो मीडियम शेड्यूल सस्पेंड वेट में डालता है, ये कहाँ है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी एक न्यू थी और बाकी ये सब आपकी मेन मेमोरी थी। लेकिन जब ये आपको स्वैप करेगा, इस प्रोसेस को स्वैप भी बोलते हैं, स्वैप आउट स्वैप इन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन प्रोसेस को, जो भी प्रोसेस आई है अगर ये भर गया तो उसको यहाँ स्वैप करेगा सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। और जैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये करेगा सस्पेंड करेगा, इसमें लेके आएगा। और जैसे ही आपका ये क्यू खाली हो जाएगा, दैट इज सपोज प्रोसेस कंप्लीट हो गई, वापस गई, अब जैसे ही खाली हो तो फिर से ये इनको रिज्यूम करके वापस से वेट और ब्लॉक में ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो जो आपका वो सस्पेंड वेट में लेके आता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, दूसरा वो कब लेके आता है, जब ये ऑलमोस्ट फुल हो जाता है और जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है तो फिर वापस से वो रिज्यूम करके उसे वेट ब्लॉक में वापस डाल देता है, प्रोसेस आएगी फिर से रेडी स्टेट में जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका सस्पेंड वेट। अब सस्पेंड रेडी क्या होता है आपका, लेट अस सपोज कि न्यू से प्रोसेस क्रिएट हुई और वो रेडी में आई, ठीक है। अब बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे आ गई, लेकिन क्या हुआ कि कुछ और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ से आई है और ये आपका क्या है, फुल हो गया है। तो जब ये आपका फुल हो जाएगा तो आपका क्या करेगा, ये फिर से मीडियम टर्म शेड्यूलर MTS वो क्या करेगा, फिर से
कुछ प्रोसेस के आपको सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेन मेमोरी फुल हो रही है, तो वो कुछ को लेके आएगा, यहाँ से डालेगा, और उसके बाद जैसे ही आपको लगेगा कुछ जो प्रोसेसेस रन में चली गई, अब ये खाली हो गया, तो वापस से ये इनको रिज्यूम करके फिर से रेडी स्टेट में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ परफॉर्म करता है, सेकेंडरी मेमोरी में लाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्या होता है कि जैसे जो प्रोसेस सस्पेंड वेट में, वैसे तो वो वापस ब्लॉक में जाके फिर रेडी में जाएंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका ये शेड्यूलर क्या करता है कि कुछ जैसे लेटर सपोज कुछ प्रोसेस हैं, ठीक है, अब वो उनको वो सस्पेंड वेट में लेके आया MTS, लेकिन वो जो प्रोसेस है उनका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो चुका है और वो फिर भी सस्पेंड वेट में पड़ी हुई है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली उन प्रोसेस को फिर से किस में डाल देगा, सस्पेंड रेडी में लेके आएगा, ताकि फिर से सस्पेंड रेडी से रेडी में जाके फिर से एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें आपके ये शेड्यूलर्स भी कंप्लीट हो गए। तो एक बस मैं फिर से एक बार इसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस सिंपल है, कई लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे आपका जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो किस मेमोरी में वर्क करता है, किसके लिए, सेकेंडरी मेमोरी के लिए करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका क्या करता है, और कई बार जैसे लॉन्ग टर्म की जगह जॉब शेड्यूलर, CPU शेड्यूलर, मीडियम शेड्यूलर, इस तरीके से भी वो लॉन्ग टर्म की जगह जॉब शेड्यूलर भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। फिर कितनी स्टेट्स होती हैं, न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेशन, वेट, ब्लॉक, सस्पेंड वेट, सस्पेंड रेडी होती है, हर स्टेट क्या टास्क करती है, ठीक है, और हर क्या टास्क करती है, ठीक है। और ये जो रेडी स्टेट्स, रन स्टेट, ये कौन सी मेमोरी में, जैसे रेडी, रन ये आपकी मेन मेमोरीज में है, या आपका जो न्यू है वो सेकेंडरी मेमोरी में है, सस्पेंड वेट सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इस तरीके से आपको सिंपल इजी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सिंपल से एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रोसेस स्टेट होता है जिसमें कि आपके प्रोग्राम रहते हैं, और ये फिर प्रोसेस क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्रिएट करके इन प्रोसेस को आपके रेडी स्टेट में लेके आता है। फिर रेडी स्टेट से आपकी जो प्रोसेस होती हैं उनको STR शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो आपके रन स्टेट में भेजता है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर किसी प्रोसेस को सिर्फ CPU चाहिए तो वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। फिर अगर किसी प्रोसेस को सेम वो आई, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वेट और ब्लॉक में जाती है, अपना इनपुट आउटपुट टास्क कंप्लीट करती है, वापस से रेडी में जाती है, फिर रन में जाके कंप्लीट होकर टर्मिनेट होती है। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोसेस क्या होती है कि आपके रन में जाके वापस से रेडी में चली जाती हैं, अगर वो प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम के बेसिस में आई हैं, और इस तरीके से वो अपना टास्क कंप्लीट करती है, ठीक है।